हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं नीट 2017 के सॉल्यूशन के साथ। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। नहीं तो बेटा बढ़िया करके मेहनत करें बेटा, एग्जाम डेट बिल्कुल पास में है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास मेहनत करें। इट मे बी वो डिले हो, इट मे बी ना हो, इसको सोचना नहीं है, यही मानना है कि है, क्योंकि कर्नाटका सीईटी भी हो चुका है ना। तो बेटा आप लोग बिल्कुल रेडी रहें, प्रिपेयर्ड रहें एग्जाम के लिए। चलिए ज्यादा बातचीत से पहले अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू इक्वल लेंथ ऑफ 1:2:3। बेटा एक स्प्रिंग है, उसको 1:2:3 में काट दिया है ना। और फिर हमने क्या किया, उसको हमने they are connected in series and new force constant is k dash, and then they are connected in parallel and new force constant is k double dash upon k double dash। बेटा अगर 1:2:3 में काटा, आपको बता देता हूं बेटा। सबसे पहली चीज बेटा, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसको हमने 3 पार्ट्स में काटा, 1:2, 1:2:3, ठीक है। 1:2:3 में काटा है इसको हमने। तो एक की लेंथ मान लो x है, दूसरे की मान लो 2x है, और तीसरे की मान लो 3x है। ये 3 पार्ट में काटा और टोटल लेंथ हो गई l। तो यहां से 6x आ गया l, तो x आ गया प्यारे बच्चों l/6, ठीक है। अब बेटा देखो, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, यहां पर आ गया x = l/6, और बेटा मेरे से पूछा गया है क्वेश्चन में कि फिर हमने इन्हीं 3 को काट के बेटा सीरीज में लगा दी। सीरीज में लगा दी तो वापस वही बन गया। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k था तो वापस से k बन गया। और बेटा मेरे को लग रहा है ये सबको याद रहता है, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। बेटा ये तो सबको याद रहता ही है, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, ठीक है। तो बेटा k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l ये कैसे होता है मैं आपको हल्का सा बता सकता हूं। मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 हो गया, इसकी लेंथ l1 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k2 हो गया, जिसकी लेंथ l2 है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो k3 हो गया, जिसकी लेंथ l3 है। तो बेटा k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l कैसे होता है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को डबल कर दो तो बेटा पूरी स्प्रिंग में टेंशन थ्रू आउट सेम होगी, ठीक है। मासलेस स्प्रिंग है, और बेटा हर जगह टेंशन इसलिए सेम होनी चाहिए। कोई भी छोटा सा पार्ट ले लो, ये पार्ट है, अगर यहां से फोर्स T1 है और यहां से T2 है, तो बेटा अगर ये डिफरेंस होता T1 माइनस T2, टोटल फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास भी 0 है और है भी इक्विलिब्रियम में, और चल भी रहा हो तो एक्सेलरेशन अगर कुछ हो भी तो भी बेटा T1 माइनस T2 शुड कम आउट टू बी 0। दैट इज टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग शुड बी सेम। टेंशन थ्रू आउट द स्प्रिंग शुड बी सेम, है ना। और बेटा अगर आपने लेंथ को डबल कर दिया तो जो टेंशन आएगी पूरे स्प्रिंग में वो KL आएगी। और अगर पूरा लेंथ L से 2L हो गई तो बेटा इलोंगेशन तो L हो गया ना, और L1 जो हो जाएगा वो 2L1 हो जाएगा। तो इसमें K1 इंटू L1, इलोंगेशन L1 है, इज इक्वल टू K2 इंटू L2 एंड सो ऑन, है ना। मतलब इसको कुछ सी नाम दे दो। तो बेटा KL का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट, दैट इज K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बेटा अगर 1:2:3 में बांटा है तो x 2x 3x अगर लेंथ हो गई तो टोटल लेंथ हो गई 6x = L, x आ गया l/6। तो बेटा जिसकी लेंथ l/6 है ना, इसकी जो लेंथ है वो l/6 है, तो फोर्स कांस्टेंट जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l है। इसका आएगा 6k, पहले वाले का 6k आएगा। इसकी लेंथ डबल है बेटा, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो बेटा सोच के देखिए, जिसकी लेंथ डबल है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, हाफ 3k, है ना। और जिसकी लेंथ ट्रिपल है उसका फोर्स कांस्टेंट क्या आएगा, 1/3, दैट इज 2k, ठीक है। अब हमने लगा दिया पैरेलल में। कैसे लगा दिया, पैरेलल में। पैरेलल में बेटा इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटा, K1 + K2 + K3, 6 3 9 9 and 2 11, 11k फाइनली हो गया, 11k फाइनली हो गया। और प्यारे बच्चों पहले कितना था k, क्योंकि सीरीज में लगाया तो वापस वही बन जाएगा, है ना। करने की जरूरत ही नहीं, अगर बेटा ये तीनों सीरीज में आ गए तो वापस पहले वाला ही स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया k, है ना। तो बेटा क्या आंसर हो जाएगा, k = 11k। क्या आ जाएगा बेटा आंसर, k = 11k। आई होप बहुत ही सिंपल था, आपको मैं समझा पाया हूं बच्चों, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों मेन कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, है ना। लेंथ अगर 1/6 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट 6 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ डबल कर दो तो स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ हो जाता है। लेंथ 3 टाइम्स कर दो तो स्प्रिंग कांस्टेंट 1/3 हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, रिजॉल्विंग पावर पे, रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर पे 2 म्यू sin थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा होती है, दैट इज रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। बेटा जो रिजॉल्विंग पावर होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, बेटा वो क्या होती है, 2 म्यू sin थीटा बाय 1.22 लैम्डा, है ना। और बेटा यहां से ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई है, रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। कह रहे हैं रिजॉल्विंग पावर मेरे को 2 केसेस
केसेस में रेशियो बताना है। एक बार लैम्डा यूज किया 4000 एंगस्ट्रॉम और दूसरी बार थिक 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बेटा रिजॉल्विंग पावर इन सिचुएशन 1 है ना इज टू रिजॉल्विंग पावर इन सिचुएशन 2। प्यारे बच्चों रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा 2 है 6000, लैम्डा 1 है 4000, 6000 बाय 4000 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ बेटा, रिजॉल्विंग पावर 2 म्यू sin थीटा बाय 1.22 लैम्डा, 2 म्यू sin थीटा बाय 1.22 लैम्डा। ओके, और बेटा थीटा क्या होता है, थीटा होता है जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, ये जो एंगल सबटेंड करता है बेटा है ना, इसको हम बोलते हैं थीटा। दैट इज आधा लेंस जो ऑब्जेक्ट पे एंगल सबटेंड करता है उसको हम बोलते हैं थीटा, विच जनरली इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर वहां पर हम साइन थीटा को tan थीटा भी यूज कर लेते हैं, tan थीटा को ले लेते हैं फिर हम दिस अपॉन दिस। ठीक है, ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जो नियरेस्ट हार्मोनिक्स है, टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स आर 220 एंड 260, एक पाइप है, एक एंड क्लोज्ड है। तो बेटा जो अगर एक एंड क्लोज्ड होता है तो बेटा फंडामेंटल मोड होता है V/4L। याद करने का तरीका क्या था बेटा, चौका, सी से चौका, तो V/4L है ना। और एक एंड ओपन है, दैट इज मतलब या तो आप कह सकते हैं कि छोटी सोच है बेटा, है ना। जब दोनों एंड ओपन होते हैं तो हम बोलते हैं बेटा बड़ी सोच, है ना। यहाँ पर क्या है, छोटी सोच है बेटा, एक एंड ओपन है, एक एंड खुला है, तो बेटा यहाँ क्या आते हैं खाली ऑड हार्मोनिक्स। अगला क्या आएगा 3V/4L, उससे अगला क्या आएगा 5V/4L, है ना, उससे अगला क्या आएगा 7V/4L, खाली ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। किसी भी दो का जो डिफरेंस आएगा वो 2V/4L आएगा, किसी भी दो का डिफरेंस ले लो वो 2V/4L, और उसका हाफ होता है जो बेटा कोई भी दो का जो डिफरेंस है उसका हाफ होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई भी दो का जो डिफरेंस है ना बेटा उसका हाफ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आप समझ सकते हैं बेटा, क्योंकि मतलब अगर आप समझ लो ये टेबल है लेकिन खाली ऑड वाला पोर्शन लिखा हुआ है 6, 6 into 3, 6 into 5, तो जो डिफरेंस का हाफ है बेटा वो पहला डिजिट है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो यहां पर क्या 260 और 220 है कंसेक्यूटिव वाले, तो डिफरेंस क्या आएगा 40 और उसका हाफ क्या आएगा 20, उसका हाफ क्या आएगा 20। दैट इज करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट, अब बेटा कह रहे हैं एक रेन ड्रॉप है 1 ग्राम की और बेटा 1 किलोमीटर की हाइट से क्लाउड से गिर रही है, वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स पूछा है। बेटा ग्रेविटी का वर्क डन पहली बात पॉजिटिव आएगा, है ना, ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव देख लेना चाहिए। और रेजिस्टिव फोर्स बेटा जब ये ड्रॉप नीचे आएगी रेजिस्टिव फोर्स तो ऊपर आएगा, इसका वर्क डन नेगेटिव आएगा, है ना, और मैग्नीट्यूड में डेफिनेटली कम भी होगा, क्योंकि बेटा नेट में तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ही करेगा, नेट में तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहली बात पॉजिटिव नेगेटिव वाला ऑप्शन देखना है, और पॉजिटिव बड़ा होना चाहिए और नेगेटिव क्वांटिटी में छोटा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा नेट में अगर ये क्लाउड से चला, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ये ग्राउंड पे आके स्ट्राइक कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, दैट इज वेलोसिटी है इसके पास। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव होने चाहिए। और बेटा ऑप्शन 1 क्या कह रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव तो है लेकिन पॉजिटिव वाला छोटा है, नेट में नेगेटिव वर्क। हट बेटा, नेट में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है, पॉजिटिव वर्क आएगा। सेकंड वाले में दोनों ऑप्शन पॉजिटिव है, गलत हो गया। थर्ड वाले में पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और पॉजिटिव वाला बड़ा है नेगेटिव वाला छोटा है, इसलिए ये बिल्कुल सही हो गया। और क्योंकि फोर्थ वाले में दोनों नेगेटिव है, जबकि ग्रेविटी तो बेटा जिधर को फोर्स लगा रही ऑब्जेक्ट उधर को ही चल रहा है, तो बेटा डेफिनेट है कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। विदाउट एनी कैलकुलेशन हम कह सकते हैं ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आइए। पर अगर आपको लगे नहीं ये हमारा तरीका नहीं है, हम तो बेटा डायरेक्टली पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं, आंसर तक जाते हैं फिर मार्क करते हैं, है ना, तो ऐसा कर लेते हैं। तो बेटा 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम हो गया, 10 की पावर -3। जी क्या हो गया 10, और हाइट कितनी होगी बेटा 1 किलोमीटर मतलब 1000, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 10 जूल आ गया, है ना, वो आना ही था। अब बेटा बताना है दूसरा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। बेटा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया 10 प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ये टोटल वर्क डन हो गया, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² माइनस u², और u क्या है 0, इनिशियली बेटा रेस्ट पे थी। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2500 बाई 2 1250 2 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 2500 2 पॉइंट, ये 2.5 हो गया बाई 2 1.25, 10 माइनस 1.25 या सॉरी 1.25 माइनस 10। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव ऑफ 8.75 जूल्स।
नेगेटिव ऑफ 8.75 जूल्स। करने का तरीका क्या है बेटा, ग्रेविटी का वर्क डन तो बेटा पॉजिटिव होगा, mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे को, ये mgh। और बेटा रेजिस्टिव फोर्स के लिए मैं वर्क डन या तो मतलब तरीका ये हो सकता था मैं रेजिस्टिव फोर्स को एज अ फंक्शन लिखूं 6 पाई ईटा आर वी, है ना, और उसका वर्क डन निकालूं, है ना, लेकिन क्या मेरे को ईटा मालूम है? नहीं। तो बेटा डेफिनेटली मेरे को झांकना क्या पड़ेगा बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम में। और ये बेटा बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है, हर एक बुक में होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। जैसे ही आप पढ़ते हैं ये क्वेश्चन जरूर कराया जाता है, कराया ही जाता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन आए या ना आए, है ना। तो टोटल वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं और वहां से वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स निकलवाते हैं। हालांकि जो इन जनरल क्वेश्चन होता है वो कहते हैं 10 मीटर से गिराया, है ना, 20 मीटर से, इन्होंने 1 किलोमीटर ले लिया, तो भी क्या परेशानी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a physical quantity of dimensions of length that can be formed with c, g and e square by 4 pi epsilon naught। बेटा पूछा है कि लेंथ को रिप्रेजेंट करना है c, g और e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में। आइए कर देते हैं। लेंथ इज इक्वल्स टू k, c की पावर a, g की पावर b, e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू द पावर, ये भी कोई बात नहीं, सी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इधर तो लेंथ है, ये हो गया LT माइनस 1। अब बेटा g का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सोच सकते हैं? g m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना, फटाफट से सोचेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना। ये फोर्स है और फोर्स होता है mLT माइनस 2, तो ये क्या है m माइनस 1 L3 t माइनस 2, m माइनस 1 L3 t माइनस 2, ठीक है, की पावर b। अब e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये होता है फोर्स k q1 q2 बाय r स्क्वायर, तो इनटू r स्क्वायर करना पड़ेगा mL3 t माइनस 2 की पावर c। बस अब कुछ नहीं, m की पावर क्या आ रही है? माइनस b प्लस c। पहली इक्वेशन बेटा, मेरी टेक्निक आपको याद होनी चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूं सारी इक्वेशंस नहीं बनानी, पहले चेक कर लो ऐसा किस किस में माइनस b प्लस c आ रहे, m की पावर इधर 0 है, क्योंकि दोनों तरफ बेटा ऐसा तो हो नहीं सकता हाथी इक्वल टू हाथी हो सकता है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता हाथी इक्वल टू 10 घोड़े, ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं। जो इधर डायमेंशन होगा वो इधर डायमेंशन होगा, तो यहां से क्या आ गया बेटा, b इक्वल टू c। पहली चीज बेटा, इसका मतलब g की पावर में जो आएगा वही e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर में आएगा। और ऐसा किस किस ऑप्शन में आ रहा है? ऐसा आ रहा है 1 में, 3 में, 4 में, है ना, जिसमें से 2 में हाफ है पावर, दैट इज b या b और c, या तो हाफ हो सकते हैं और 1, यही दो ऑप्शंस है। तो बेटा मैं डायरेक्टली ऑप्शन चेकिंग करूंगा, मैं दिमाग बिल्कुल नहीं लगाने वाला हूं, ठीक है। अगली चीज चेक करो, लेंथ की पावर 1, सॉरी ये तो a आना चाहिए था, a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। अब बेटा पहले मान लेते हैं हाफ है, तो अगर b और c हाफ है तो ये क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 3/2, ये 3 हो जाएगा, और प्लस a इज इक्वल टू 1, तो यहां से a क्या आ रहा है? -2। ठीक है भैया, c की पावर -2 आएगा अगर हाफ है तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है ना। और अगर 1 लो तो क्या आना चाहिए था? 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या था? 3 + 3 6, 1 - 6 -5, जो कि नहीं है, इसका मतलब हाफ वाला सही ऑप्शन है। और c की पावर में क्या आना चाहिए? -2। c की पावर में क्या आना चाहिए? -2। क्योंकि बेटा अगर मैं कहूं, अगर आप ऐसे लिखें, आप ये इक्वेशन लिखें, ये इक्वेशन लिखें और तीसरी इक्वेशन और लिखें, टाइम की पावर -a -2b -2c इज इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल कौन सॉल्व करेगा? दिमाग थोड़ी ना खराब है बेटा, टाइम थोड़ी ना आपको इतना वेस्ट करना है पेपर में, हमको फटाक से करना होगा। बेटा हमने देखा b और c की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, पहली इक्वेशन से ही दिख गया बाई चांस, है ना। मेरी वैसे टेक्निक भी यही होती है, जिसमें जैसे इधर मास की पावर नहीं तो मैं इधर वही लूंगा, और मास की पावर 2 में है तो भी मैं वही लेता। अगर लेंथ 2 में होता है ना, तो पहले मैं लेंथ वाली इक्वेशन लिखता। तो b और c बराबर है, और बेटा वो ऑप्शंस में या तो हाफ है या 1 है, तो पहले हाफ को लेके चेक किया। क्यों हाफ को लेके चेक किया? क्योंकि हाफ वाला 2 ऑप्शन में दिख रहा था, सिंपल। नेक्स्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं 2 रॉड्स हैं सेम डायमेंशन की, K1 K2 उनकी थर्मल कंडक्टिविटी है। थर्मल कंडक्टिविटीज के हैं प्यारे बच्चों, K1 K2, एक बार रब कर देते हैं फटाफट से बोर्ड। K1 K2 थर्मल कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। K1 K2
है ना, लेंथ एरिया डायमेंशन बिल्कुल सेम। तो बेटा पैरेलल में हो गए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r2। अब के इक्विवेलेंट बेटा r क्या होता है 1/k l/a, तो k इक्विवेलेंट l/2a, क्योंकि अगर एक लेना है तो बेटा उसकी जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। और r1 क्या था, इसका k1 है, इसका k2 है, तो बेटा 1/k मतलब k1 l/a फिर k2 l/a, k2 1/k l/a, अरे यार ये तो l तो नीचे आना था, आई एम सॉरी, 1/k l/a है ना, तो 1/k का k ऊपर चला गया, लेकिन l तो यही आएगा ना बेटा। r होता है 1/k l/a, रो l/a और इसमें 1/k l/a है ना, ठीक है, एरिया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर लेंथ नीचे आनी थी एरिया पर, बेटा ये 1/k l/a था, कोई बात नहीं, 1/k2 l/a, al गया और यहाँ 2a आना था, है ना, 1/k l/2a है ना, जो इक्विवेलेंट है उसके लिए एरिया क्या हो जाएगा 2a। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, थोड़ा सा एक बार हौच पौच कर दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ, 1/k इक्विवेलेंट l/2a, ठीक है। 2a का एक k बनाना है जिससे वही आ जाए जो k1 k2 से काम बन रहा है वो एक ही से बन जाए, ठीक है। 1/k1, बस थोड़ा सा वो कैलकुलेशन बचाने के लिए, एक स्टेप बचाने के लिए मैंने डायरेक्टली इसको ऊपर ले गया था, 1/k2 l/a, 1/k2 l/a, ठीक है। तो la अभी भी कट जाएगा, ये 2k इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 प्लस k2, तो k इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा k1 प्लस k2/2, k1 प्लस k2/2। अगला क्वेश्चन बेटा, कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से चार्ज किया, फिर बैटरी को हटा दिया, फिर आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में लगा दिया उसके, ठीक है, अनचार्ज। कह रहे हैं एनर्जी कितने फैक्टर से डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या वही रहेगी। बेटा मेरी बात सुने, पहले एनर्जी थी हाफ q²/c, क्या टोटल चार्ज चेंज होगा, नहीं, पर क्या कैपेसिटेंस चेंज हो गया, यस, 2c हो गया। तो बेटा अगर हाफ q²/c जो भी चार्ज था, क्या चार्ज चेंज हो जाएगा, चार्ज बढ़ जाएगा, दोनों बराबर बराबर, या तो आप निकाल लो एनर्जी, मैं कह रहा हूं टोटल चार्ज तो वही है ना, पहले ये एनर्जी थी इनिशियली, फाइनली क्या हो जाएगी हाफ q²/c इक्विवेलेंट, जो कि क्या हो गया 2c। तो इसका मतलब c अगर डबल हो गया है ना, तो बेटा ये वैल्यू क्या हो गई हाफ, तो डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। और बेटा घटनी, बेटा डिक्रीज तो रहनी चाहिए, इंक्रीज तो हो ही जाएगी, तो बेटा थर्ड फोर्थ वैसे ही गलत थे, रिमेन सेम रह नहीं सकता, क्योंकि जब चार्ज अगर डेफिनेट है कि चार्ज का मोशन आएगा, चार्ज अगर बेटा रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो पक्का है तार में करंट आएगा, हीट जनरेट होगी, तो डिक्रीज तो होना ही चाहिए था। कितने से डिक्रीज होगा इससे भी मतलब नहीं, क्योंकि डिक्रीज वाला ऑप्शन एक ही है, और ये तो स्कूल में बेटा रटा होता है आप लोगों ने, हाफ c1c2 अपॉन c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 स्क्वायर इज दी हीट लिबरेटेड। बेटा ये तो आप स्कूल में भी करते हैं ये पर्टिकुलर चीज की, जब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हीट लिबरेट होती ही होती है, क्योंकि तारों में करंट आएगा, करंट आएगा, तारे गर्म होंगी, इसका मतलब कुछ एनर्जी फाइनली डिक्रीज होगी ही होगी। मैं आपको याद दिला देता हूं, हालांकि जब बेटा चैप्टर टेस्ट कराया था तो भी मैंने आपको ये बात बताई थी। अगर ये C1 है कैपेसिटेंस और V1 से चार्ज है, ये C2 है और V2 से चार्ज है, ठीक है, तो C1V1 प्लस C2V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। यहां से V आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, V आ जाएगा, यहां से V आप निकाल लेंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया V। अब बेटा लॉस इन एनर्जी कैसे निकाल देते हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि बेटा अभी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 था, इसके क्रॉस V2, फाइनल कंडीशन में तो दोनों के क्रॉस सेम होगा ही होगा, फाइनल कंडीशन में तो दोनों के क्रॉस V ही हो जाएगा ना भैया। बिल्कुल सही बात है, गलत है, बिल्कुल सही है, V की वैल्यू यहां से उठा के यहां पटकेंगे तो लॉस इन एनर्जी जो निकल के आता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर ही आता है प्यारे बच्चों। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं बेटा, कोई खास बड़ी बात नहीं है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। आपको याद क्या रखना है, जब भी चार्ज का अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जी लिबरेट होगी, और कितनी लिबरेट होगी, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। यहां पर आप डायरेक्टली कह सकते थे चार्ज वही है, C डबल हो गया, एनर्जी हाफ हो गई, एनर्जी हाफ हो गई।
देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आपको ना बेटा करंट गेन क्वेश्चन में दे रखा है 100 है। करंट गेन मतलब आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, दैट इज कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। हालांकि बेटा ये फिगर की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं, सर्किट डायग्राम की, है ना, क्योंकि ये फॉर्मूलेज बेसिक है जो हमको याद होते हैं। तो बेटा करंट गेन होता है आईसी अपॉन आईबी, है ना, और जो वोल्टेज गेन होता है बेटा वो हो जाएगा वी आउट, मतलब जो वोल्टेज गेन होता है बेटा वो क्या होता है वीसी बाय वी इन, क्या आ जाएगा आईसी आरसी अपॉन आईबी आरबी। आईसी अपॉन आईबी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आईसी अपॉन आईबी को हम क्या बोलते हैं बेटा, करंट गेन, है ना, बीटा, बीटा बोलते हैं बेटा। आई या तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं इन आउटपुट करंट, आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट, इनपुट रेजिस्टेंस। बेटा V इक्वल टू आई आर यूज कर रहा हूं सिंपली, है ना। यहां से बेटा क्या आ जाएगा बीटा, आईसी बाय आईबी बन जाएगा बीटा, जो कि क्वेश्चन में 100 गिवन है, और आरसी बाय आरबी बेटा जो मेरे को दे रखा है 3 और 2। हाँ डेफिनेटली 3000 2000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। ये क्या आ जाएगा 150। क्या निकल के आ जा रहा है प्यारे बच्चों, 150। मैं फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, करंट गेन हो गया बेटा, करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, और बेटा वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। अब आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज अगर मेरे को करना है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी, आउटपुट करंट V इक्वल टू आई आर यूज कर रहा हूं, V इक्वल टू आई आर यूज कर रहा हूं, आउटपुट करंट इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टेंस। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बस यहां पर बेटा ये बन गया करंट गेन इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज कलेक्टर रेजिस्टेंस अपॉन बेस रेजिस्टेंस विच इज 3/2। ये आ गया 150। अब बेटा पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन। ये आ गया 150, वो है 100, तो क्या आंसर हो जाएगा 15,000। बेटा मैं फिर बोल दे रहा हूं बेटा, करंट गेन होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, दैट इज कलेक्टर करंट बाय बेस करंट। ठीक है, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब वोल्टेज गेन पूछ रखा है, कैसे करेंगे। वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी बेटा आईसीआरसी, और इनपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी बेटा आईबीआरबी। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 150। ठीक है, और फिर पावर गेन पूछा है क्वेश्चन में। पावर गेन क्या होता है बेटा, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। पावर गेन क्या होता है प्यारे बच्चों, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। आइसोथर्म्स दे रखे हैं, आइसोथर्म्स दे रखे हैं आपको, है ना, ये एक, दूसरा और तीसरा, और बेटा आपको ऐसे दिखा रखा है, ये प्रोसेस 4th है, ये पीवी डायग्राम है, ये प्रोसेस 4th है ना। तो बेटा ये कौन सा, आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट है, और 1 वाले में क्या हो रहा है, आइसोकोरिक। बेटा ये तो आराम से दिख सकता है, तो 1 वाला आइसोकोरिक है, तो 1 आइसोकोरिक है ना, और 4th वाला आइसोबारिक है। अगर इतने कोई देख लें, दैट इज P वाले का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, P वाला जो कंबाइन होना चाहिए वो आइसोकोरिक से होना चाहिए, PC बनना चाहिए। तो PC बेटा 2 ऑप्शन में है, और उसके बाद S का बनना चाहिए, S का बनना चाहिए B के साथ, तो S का B के साथ पहले ऑप्शन में है ना। हालांकि ये 2 प्रोसेस और भी हैं यहाँ पे, एक आइसोथर्मल और एक एडियाबैटिक। एक ये है, ये तो है ही आइसोथर्म, दिखाई रखा है, इस पे पर्टिकुलर टेम्परेचर है 500 केल्विन, तो ये तो है ही आइसोथर्म। और जो आइसोथर्म से नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। बेटा मैं याद दिला देता हूँ बेटा, आइसोथर्म, आइसोथर्म बेटा, आइसोथर्मल में स्लोप कम होती है, एडियाबैटिक में स्लोप ज्यादा होती है। ठीक है, ये तो वैसे भी याद रहता है हमको। बच्चों यहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ सॉल्यूशन के साथ, यू कैन जस्ट टेक दी स्क्रीनशॉट्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सारे के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, है ना। देखिए 13 14 आ गया, 15 आ गया है, 18 19 आ गया है, 20 आ गया है ना। और मैंने कोशिश करी इस तरीके से डालें कि सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, है ना। इफ़ अगर मिस हो जाए तो ये कोड एक्स का सोल्यूशन है, दिस इज सोल्यूशन टू कोड एक्स। ठीक है, कोड एक्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू, जस्ट carry on taking these screenshots, it will be beneficial. Okay, let's start with the solutions now. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। इसमें कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन का चार्ज है वो कुछ इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज्यादा है, डेल्टा ई, और कह रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम्स में जो नेट फोर्स है वो 0 है, दैट इज जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना ही रिपल्शन है, क्योंकि अब नेट में चार्ज आ गया है डेल्टा ई दोनों पे। बेटा
इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ई है, लेकिन प्रोटॉन का जो चार्ज है वो प्लस ऑफ ई प्लस डेल्टा ई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो जो नेट चार्ज हो गया वो डेल्टा ई हो गया। तो जो रिपल्शन वाला फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्योंकि बेटा जब दूर से देखते हैं तो बेटा क्या दिखाई देता है, एक चार्ज। याद आई बात मेरी बेटा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, टोटल चार्ज डेल्टा ई हो गया, डेल्टा ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी m1 m2। और मास क्या होता है प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर -27 का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को काटेंगे, डेल्टा ई पूछ रहे हैं किस ऑर्डर का होगा। डेल्टा ई खाली ऑर्डर पूछा है प्यारे बच्चों, मेरे को वैल्यू भी नहीं पूछी है। तो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। और बेटा जो 10 की पावर्स दे रखी है, -23 -37 -47 -20, इतनी दूर दूर की है भैया। चलिए डेल्टा ई स्क्वायर ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9 नीचे आ गया, अंडर रूट में आ जाएगा g बाय 9 इंटू 10 की पावर 9 और 1.6 इंटू 10 की पावर -27। और g क्या होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। खाली अगर 10 की पावर ले लूं, क्योंकि बहुत दूर के 10 की पावर -11, 10 की पावर 9, 10 की पावर -20, जो कि बाहर आके क्या बन जाएगा 10 की पावर -10, और बाहर खड़ा है 10 की पावर -27। तो 10 की पावर -27, 10 की पावर -10 मिलके क्या बन जाएगा 10 की पावर -37। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहे हैं, एक वायर को प्यारे बच्चों पकड़ के क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। अब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सोचिए। हमने क्या किया बेटा, अगर वायर को स्ट्रेच किया, रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, है ना। अब अगर मैंने लेंथ को n टाइम्स कर दिया बेटा, l इंटू ए होती है वॉल्यूम जो कि फिक्स है। तो अगर लेंथ को n टाइम्स किया तो एरिया 1/n टाइम्स हो जाएगा, है ना। या आप एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, लेंथ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो बेटा a इंटू एल वॉल्यूम कांस्टेंट है तो l स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। तो लेंथ को n टाइम्स करेंगे तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, लेंथ को n टाइम्स करेंगे तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। बेटा रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, वॉल्यूम वही है, l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है, वॉल्यूम है, तो लेंथ को n टाइम्स करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, गिवन सर्किट, गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। बेटा ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर नैंड में या नॉर में अगर सेम इनपुट जाए तो बेटा वो बन जाता है नॉट। नैंड में या नॉर में सेम इनपुट जाए तो वो बन जाता है नॉट। नैंड में या नॉर में सेम इनपुट जाए तो बनता है नॉट। ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। ये है नैंड, अब दोनों में अगर सेम इनपुट है ए, तो बेटा एंड के आगे नॉट है तो वो बन जाएगा ए का बार। अब बेटा अगर ए 1 है तो 1 1 1 का बार क्या हो जाएगा 0, और अगर 0 0 है तो 0 0 0 उसका बार क्या हो जाएगा 1। तो दैट इज ये ए बार क्या हो जाएगा ए बार। सिमिलरली अगर नॉर गेट है जिसमें सेम इनपुट है तो भी क्या हो जाएगा बेटा a प्लस ए बार। अब बेटा इसमें भी वही कहानी है बेटा, a प्लस ए तो a ही होगा ना यार, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 1 भी 1 होता है और 0 प्लस 0 भी 0 होता है ना। 0 प्लस 0 भी 0 आएगा बूलियन में, और 1 1 भी क्या आता है 1 आता है ना। तो बेटा 1 प्लस 1 1, 1 का बार क्या हो जाएगा 0, तो a प्लस ए का बार भी a बार। तो इसका मतलब अगर नैंड में या नॉर में सेम इनपुट होते हैं तो आउटपुट क्या आता है प्यारे बच्चों, मतलब ये क्या बन जाता है इक्विवेलेंट नॉट। अब फिगर क्या दे रखा है ये देखते हैं। पहला वाला क्या है नैंड, सॉरी नॉर, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फिर से नॉर, लेकिन सेम इनपुट है तो ये बन गया नॉट, और उसके बाद बना ही नॉट रखा है तो ये नॉट का नॉट तो कैंसिल हो गया, सेम इनपुट है। ये अगर x है तो यहाँ x बार आएगा और यहाँ फिर x, तो इसका होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है नॉर, सिंपली दिख रहा है नॉर है तो खाली नॉर बचा, क्योंकि नॉर के आगे नॉट के आगे नॉट, नॉट नॉट कैंसिल, x से x बार से x। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बिल्कुल सिंपल है। ये नॉर है, ये क्या है नॉर है ना, नॉर के आगे नॉट, क्यों, क्योंकि बेटा नॉर में अगर दोनों में सेम इनपुट होता है तो बनता है नॉट, और ये तो है ही नॉट, नॉट का नॉट कैंसिल। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बेटा।
और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको FST 13 में भी कराया है, ये 2-3 FSTs में आया है। इसके बाद कह रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है न्यूट्रॉन की इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर T। ठीक है भैया, डी ब्रोगली वेवलेंथ आओ बताएंगे हम। डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटा किसकी बतानी? न्यूट्रॉन की इन कॉन्टैक्ट विद हैवी वाटर एट टेम्परेचर T। बिल्कुल बकवास की बातें हैं डराने के लिए। बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन बतानी जिसका टेम्परेचर T है। सिंपल बात ये बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा होती है h/mv। mv को √2m के कह सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? थर्मल न्यूट्रॉन्स या मोनोएटॉमिक गैस की होती है 3/2 kT, है ना। मतलब एक की लिख रही है ना बेटा, एक पर मॉलिक्यूल जो होती है वो 3/2 kT होती है, पर मोल 3/2 RT होती है, टोटल होती है 3/2 nRT n मोल्स की। एक मोल की हो जाएगी 3/2 RT। ये Na मॉलिक्यूल्स की है, एवोगैड्रो नंबर Na है, Na मॉलिक्यूल्स की, तो 1 मॉलिक्यूल की क्या हो जाएगी 3/2 R/Na into T, तो 3/2 kT, 3/2 kT। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं। बेटा बहुत ही सिंपल बात थी, 3/2 kT। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। रिवाइज कराया बस, बाकी लैम्डा h/mv, mv √2m के मालूम होता है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है बेटा पर मॉलिक्यूल 3/2 kT। ठीक है, अगले वाले में पूछा बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस्ड। पीएन जंक्शन डायोड है बेटा, फॉरवर्ड बायस तो तभी होगा ना जब पी का जो पोटेंशियल हो वो एन से ज्यादा हो, है ना। बेटा ये दिखा रखा है डायग्राम आपको, सब में एक ही डायग्राम है। ये पीएन जंक्शन डायोड, ये रेजिस्टर, है ना। बेटा पहले वाले में यहाँ का पोटेंशियल -4 है, यहाँ का -3 है, -4 -3। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा कौन है? ये एन का पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये क्या पॉसिबल है? ये फॉरवर्ड बायस में नो, गलत। दूसरे वाले में क्या? -2 +2, इसका -2 इसका +2, ये हायर पोटेंशियल में, गलत। थर्ड वाले में क्या? 3 और 5 ज्यादा एन वाला ज्यादा पोटेंशियल पे है, गलत। फोर्थ वाले में 0 और -2, हाँ 0 जो है वो -2 से बड़ा है, तो फोर्थ वाला सही हो गया। बेटा पी का पोटेंशियल जो होना चाहिए वो एन से ज्यादा होना चाहिए, है ना। पी का जो पोटेंशियल होना चाहिए वो एन से ज्यादा होना चाहिए। बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है? एक सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको, जिसकी लेंथ दे रखी है 0.1 मीटर, है ना, और 2 × 10⁴ टर्न्स है उस पे, है ना, पर मीटर। और आपसे कह रहे हैं एक कॉइल है 0.01 मीटर रेडियस की और 100 टर्न्स है। करंट को हम 0 कर रहे हैं फ्रॉम 4 एम्पियर। टाइम दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, पूछ रहे हैं चार्ज फ्लोन। चार्ज फ्लोन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, मैं आपको याद दिला देता हूं। d∅dt होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्लस माइनस से मेरे को मतलब नहीं है। ये हो गया ईएमएफ, सर्किट क्लोज्ड होता है तो करंट आता है ये I E/R। इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करंट। I dt का इंटीग्रल होता है चार्ज फ्लोन, तो d∅dt इंटू R, ये हो गया I dt, ये कट गया। d∅ का इंटीग्रल φi से लेके φf तक, ये क्या हो जाएगा? ΔΦ/R, ΔΦ/R, है ना। तो बेटा इंड्यूस्ड मतलब जो चार्ज फ्लोन होता है वो क्या होता है? ΔΦ/R। चार्ज फ्लोन क्या होता है? ΔΦ/R। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। आइए फटाफट से देखते हैं करेंगे कैसे। μ0I_n ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है, इनटू πr²। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये हो गया 1 टर्न से फ्लक्स, 100 टर्न है उस पे, तो इनटू 100 ये हो गया फ्लक्स। बेटा एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक छोटी सी कॉइल है, तो μ0I_n हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इनटू एरिया हो गया 1 टर्न से फ्लक्स, इनटू 100 हो गया टोटल फ्लक्स। और फाइनली बेटा फ्लक्स हो जा रहा है 0 क्योंकि करंट हो जा रहा है फाइनली 0 अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेरे को दे रखा है 10π²। ठीक है भैया, अब कैलकुलेट करना है यार, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत ही सिंपल। μ0 होता है 4π × 10⁻⁻⁷, और ये π² कर दीजिए क्योंकि ये भी पाई है। I की वैल्यू 4 एम्पियर है, लिख दीजिए 4। इसके बाद n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁴ है, तो 2 × 10⁻⁴, ठीक है। और रेडियस दे रखा है आपको 0.01 मीटर, तो 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ कट जाएगा 10⁻⁴ से, 100 है,
तो इसको भी 10 की पावर -5 बना दीजिए अपॉन 10 पाई स्क्वायर, 10 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर की झंड हो गई, 4 4 16, 16 2 32, 32 और 10 की पावर में कुछ, अरे यार दो है 32, अच्छा एक 32 पाई है, तो सिंपल हो गया 32 माइक्रो कूलम विल बी दी आंसर। और देखना हो तो 10 की पावर -5 अपॉन 10, 10 की पावर -6, दैट इज माइक्रो कूलम में ही आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहे हैं प्रीति है वो मेट्रो स्टेशन पे एस्केलेटर पे एक दिन खड़ी होती है और T1 टाइम में चढ़ जाती है, जब वो खाली मतलब खड़ी रहती है ना, सॉरी पहले मतलब क्या होती है, एस्केलेटर खराब है पहले दिन, तो वो चल के जाती है और T1 टाइम में चढ़ती है। दूसरे दिन बेटा एस्केलेटर जब चल रहा होता है तो उसको T2 टाइम लगता है ना, चढ़ मतलब एक बार क्या हुआ, T1 टाइम लगा, एक बार T2 टाइम। एक कंडीशन क्या है, एस्केलेटर रुका हुआ है और लड़की चढ़ रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, एस्केलेटर अब चल रहा है तो लड़की जाके जस्ट खड़ी हो जा रही है, तो वो ऊपर पहुंच जा रही है उस पे, है ना। तो कह रहे हैं अब दोनों कंडीशन साइमल्टेनियस हो जाएं, अगर एस्केलेटर भी चल रहा हो, है ना, और लड़की भी उसके ऊपर चल रही हो, तो बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। स्पीड क्या होगी प्यारे बच्चों, एडअप हो जाएगी, है ना। बेटा मान लो डिस्टेंस डी है ना, पहले केस में टाइम लगा है T1, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा टाइम। पहला केस है क्या, एस्केलेटर नॉट वर्किंग, शी वॉकड अप इन टाइम T1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ गर्ल, ये स्पीड ऑफ गर्ल है। अब दूसरे दिन टाइम लगा T2, जब एस्केलेटर जा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ एस्केलेटर। तीसरे दिन टाइम क्या लगेगा पूछ रहे हैं, जब दोनों चीजें साइमल्टेनियस हो रही, लड़की लेट हो रही है तो चलते हुए एस्केलेटर पे चल रही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्या हो जाएगी, VE प्लस VG, लड़की की वेलोसिटी, क्योंकि लड़की चल रही है उस पे और एस्केलेटर भी चल रहा है, तो अगर लड़की रेस्ट पे रहती तो VE तो वो ले जाता, अब लड़की VG चल गई तो VE प्लस VG हो गई रफ्तार। और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा D/T2, ये क्या हो जाएगा D/T1, तो D अपॉन D/T1 प्लस D/T2 काटे क्या आ जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक है, आइए बढ़ाते हैं अगली कहानी, है ना। ये क्या है 17th क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, एक बार हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में। क्वेश्चन नंबर 17 YDSC का बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एक बार हमने किया है एक मीडियम में और एक बार की हमने एयर में, है ना, और मेरे से पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, और कह रहे 8th ब्राइट फ्रिंज मीडियम में कोइंसाइड कर रही है 5th डार्क फ्रिंज से। आइए बताते हैं आपको हम। 8th bright fringe is coinciding with 5th dark fringe। 8th bright fringe लेकिन मीडियम है, ठीक है। 8th bright fringe जो है वो मीडियम में है ना, और वो कोइंसाइड कर रही है प्यारे बच्चों किससे, 8th bright fringe कोइंसाइड कर रही है बेटा 5th डार्क फ्रिंज से। मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, पहली डार्क फ्रिंज जो आती है ये सेंट्रल मैक्सिमा है। पहली डार्क फ्रिंज जो आती है, पहला जो मिनिमा आता है वो आता है 0.5 लैम्डा D/D पे, और दूसरा जो मिनिमा आता है सेकंड मिनिमा वो आता है 1.5 लैम्डा D/D पे। nth मिनिमा जो आता है वो आता है n-½ लैम्डा D/D पे। तो फिफ्थ मिनिमा इन एयर दैट इज 5 - ½ 4.5 लैम्डा D/D, ये हो गया फिफ्थ मिनिमा, इज कोइंसाइडिंग विद 8th मैक्सिमा इन मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाती है, लैम्डा बाय म्यू, ठीक है, 8 लैम्डा D/D। अब बेटा जो लैम्डा वही तो लिखूंगा ना, लैम्डा डैश जो भी वेवलेंथ हो गई, यहां से क्या क्या कट रहा है, लैम्डा D/D कट गया, लैम्डा D/D कट गया, म्यू निकालना है 8/4.5, 80/45 भी कह सकता हूं, 5 × 16, 5 × 9, 9 × 1 9, 7 आया, 0 लगाया, 9 7 63, फिर 7 आया, 0 लगाया, 1.77, दैट इज कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1.777, दैट इज 1.78, ठीक है बेटा। एक्चुअली 1.777 बन रहा है रात तक, तो इसको 1.8 कह लो, 1.78 कह लो, 1.778 कह लो, जहां तक मर्जी राउंड ऑफ कर लो, मर्जी है, घर की खेती है। 1.7 में आंसर है, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस असल में होता क्या है पेपर में, आप लोगों को ना ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम पेपर दे रहे हैं बेटा, इसमें सारे क्वेश्चन आसान है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई क्वेश्चन एक बार में पढ़ने में समझ में आ जाए, किसी में एक बार से ज्यादा लग जाए।
ये यहाँ से टॉर्च जला रखी है हमने, है ना, और इसी पे ही बेटा रिफ्लेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मिरर है, ठीक है। अब हमने मिरर को थीटा से घुमाया, कितने से, थीटा से, और क्या थीटा बहुत कम है बेटा। अगर मिरर थीटा से घूमता तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमती है, 2 थीटा से। अब 2 थीटा बहुत कम है, तो tan 2 थीटा या 2 थीटा दोनों बातें एक ही है। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू, अब कह रहे हैं वो कितने से शिफ्ट हो गई बेटा, कह रहे हैं जो स्पॉट है वो कितने से मूव कर गया। मेरे से पूछ रहे हैं जो स्पॉट है, when the mirror is rotated by theta, spot of light is found to move through a distance y। बेटा ये यहीं पे ही आ रही है वापस, और ये चीज कह रखी है x है, ठीक है, ये चीज कह रहे हैं x है ना, और ये जो स्पॉट है ये कितने से मूव कर गया। अब इसको नाम y दे दो भले आप, तो tan 2 थीटा क्या जाएगा, y बाय x। तो थीटा पूछा कितना हो जाएगा, थीटा क्या जाएगा, y बाय 2x, थीटा क्या जाएगा, y बाय 2x। बहुत ही सिंपल था यार, पहले वहीं पे ही आ रहा था। कह रहे जब मिरर को थीटा से हिलाया तो स्पॉट कुछ मूव कर गया, कितने से स्पॉट मूव कर गया बेटा। अगर इंसिडेंट सॉरी मिरर अगर थीटा से मूव करता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से मूव करती है, 2 थीटा से। कितने से मूव करती है, 2 थीटा से। ऐसा क्यों बेटा, देखो ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड ऐसे ही जाएगी। अब अगर ये थीटा से घूम गया तो नॉर्मल भी थीटा से घूम गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो पहले इधर थी पहले वाले केस में, अब वो इधर चली गई, 2 थीटा से घूम गई। सिंपल बातें हैं, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों। 19th क्वेश्चन में कह रहे हैं एंगल ऑफ डिप दो परपेंडिकुलर प्लेन्स में, दो वर्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में जो एंगल ऑफ डिप आ रही है वो θ1 θ2 आ रही है, और पूछा है ट्रू एंगल ऑफ डिप क्या होगा। मैं आपको याद दिलाता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर टेस्ट में भी बता चुका हूं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि सपोज करो ये दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान लो कुछ इस डायरेक्शन में, ट्रू हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ये दो प्लेन्स हैं जिनमें मैं देख रहा हूं, है ना, और ये एंगल मान लो अल्फा है। तो एक साइड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा BH cos अल्फा, और एक साइड आएगा BH sin अल्फा, ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ये एंगल ऑफ डिप अगर मेरे को बताना हो बेटा, बेसिकली एंगल ऑफ डिप कितना आएगा, तो बेटा BH cos अल्फा से इधर आ रहा है और BB से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहां पे θ1 एंगल आ रहा है, यहां पे θ1 एंगल आ रहा है एंगल ऑफ डिप, तो tan θ1 बेटा जिधर को बेसिकली पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ पे फोर्स आएगा, है ना, उधर को ही तो वो नीडल झुक जाएगी, है ना। तो इधर तो आएगा MBH cos अल्फा, इधर को आएगा MBB, है ना। बेटा एक डायरेक्शन में BH cos अल्फा है खींचने वाला, तो tan θ1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा BB, इधर को तो BB फोर्स लगेगा, मतलब MBB, और इधर को लगेगा MBH cos अल्फा। तो tan θ1 क्या आ जाएगा, MBB by MBH cos अल्फा, दैट इज BH cos अल्फा, और दूसरे प्लेन में BH cos अल्फा के बदले क्या आ जाएगा, BH sin अल्फा, ठीक है। तो tan θ2 दूसरे प्लेन में क्या निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा BV by BH sin अल्फा, है ना। अब बेटा जो ट्रू एंगल ऑफ डिप होगा tan थीटा, वो क्या होगा बेटा, जब BV इधर को होगा और BH इधर को फोर्स लगाएगा, है ना, BV इधर को BH इधर को, तो tan थीटा जो आएगा रियल जो वाला जो आएगा वो क्या आएगा, BV by BH, और जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में आ रहे हैं θ1 θ2 आ रहे हैं। अब बेटा मेरे को अगर बताना है कि ट्रू एंगल ऑफ डिप में और अपरेंट एंगल ऑफ डिप्स में इन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स में जो रिलेशन है वो क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा को 1 करें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा को 1 पुट करें, cos स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, BV by BH tan स्क्वायर cot स्क्वायर θ2, मतलब sin स्क्वायर अल्फा आ जाएगा BV by BH which is tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर, बेटा मेरी बात सुने, sin स्क्वायर अल्फा हो जाएगा BV by BH है tan थीटा, तो sin अल्फा हो जाएगा B मतलब tan थीटा बाय tan θ2, तो tan स्क्वायर थीटा बाय tan स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर θ2
इज इक्वल टू 1। तो यहां से बन क्या जाएगा बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2, है ना। मेरे को लगता है इसका सॉल्यूशन आपको 2 बार सुन लेना चाहिए, आपको बिल्कुल पक्के से समझ में आ जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा 1 इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है कि दो आपके पास चीजें हैं, दो कार्स हैं जो एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं 22 से और 56 से, और बेटा मेरे से ये कह रहे हैं कि ए की स्पीड है 22 और बी की स्पीड है 16.5, और बेटा ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार जो 22 से आ रही है उसने क्या किया, हॉर्न ब्लो किया। ऑब्जर्वर 16.5 से आ रहा है, सोर्स जो है प्यारे बच्चों वो आ रहा है 22 से, ठीक है। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो 400 है, क्या सुनाई देगी बेटा दूसरी कार को, ये ऑब्जर्वर है वो, ये तो 22 से आ रहा है, और साउंड की वेलोसिटी दे रखी है क्वेश्चन में 340, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन को देख के बस डर लग सकता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ट्रिकी तरीके से करनी होगी, है ना। अगर आप कैलकुलेशन देख के घबराते रहेंगे तो होगा नहीं, थोड़ा सा कलम चलानी पड़ेगी, क्वेश्चन आराम से। एफ डैश इक्वल्स टू एफ, एफ क्या है 400, वी ऑब्जर्वर पास आ रहा है बढ़ेगी प्लस वी, सोर्स पास आ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कब, जब डिनोमिनेटर घटेगा माइनस वी एस। तो ये क्या आ जाएगा 400 v प्लस वी क्या हो जाएगा 340 प्लस 16.5 356.5 अपॉन 340 माइनस 22 318, और ये इससे कितना ज्यादा ऊपर वाला देखिए जरा, इसमें क्या जोड़ू ताकि ये बन जाए 318 में क्या जोड़ू, अगर 40 जोड़ूंगा तो 358 है ना, लगभग 40, मतलब एक्चुअली 40 नहीं जोड़ना है, वैसे तो मेरे को जोड़ना है 38.5, बात एक ही है, मतलब 10% से थोड़ा ज्यादा है, 10% होगा 32, लगभग 31.8 आएगा इसका 10%, तो ये इसका 1.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 1.1 ले लिया, मैं जानता हूं इससे ज्यादा है, तो आंसर क्या रहा है 440, बस खत्म बात। 440 से थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन चाहिए, और 440 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गई कहानी, बड़े आराम से कर पाए हैं, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। फिर बोल दे रहा हूं 318, दिमाग खाली ये लगाना 318 अपॉन 356.5, अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो मुश्किल लगेगी, दिमाग यही लगाइए कि ये 1-2 टाइम्स तो हो नहीं सकता है ना, 10% से थोड़ा सा ज्यादा है इससे, देखो इसका 10% होगा 31.8 विच इज 32, और ये इससे 38.5 ज्यादा है ना, तो 1.1 टाइम्स करूंगा तो 10% बढ़ाऊंगा तो लगभग उसके पास पहुंच गया, लेकिन ये भी नहीं कह सकता 20%, क्योंकि 20% तो इसका जो बनेगा वो 64 बनेगा, जबकि ये 38 ही ज्यादा इससे, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा 1.1 के आसपास का ही होगा, ये 1.1 टाइम्स ही है लगभग, है ना। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगर ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत है तो मेरी डॉपलर इफेक्ट की वीडियो देखिए, उसमें मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए जिसमें टेढ़ी कैलकुलेशन है और बड़े आराम से क्वेश्चन बनते चले गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन है कि ये एक 3m मास का ब्लॉक है, ये m मास का ब्लॉक है, अचानक से इसको काट दिया, तो बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। इसको जैसे ही काटा बेटा, यहाँ पे mg नीचे को फोर्स था, टेंशन थी mg, है ना, यहाँ पे तभी इक्विलिब्रियम में था, 3mg इसका वेट है, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, 4mg नीचे को लग रहा है तो 4mg ऊपर को होगा, यहाँ पे टेंशन जो होगी 4mg होगी, और स्प्रिंग में टेंशन अचानक से चेंज नहीं होती है, इट इज बिकॉज ऑफ इलोंगेशन। स्प्रिंग में टेंशन होती है बिकॉज ऑफ इलोंगेशन इन स्प्रिंग, और अगर इलोंगेशन के कारण होती है टेंशन, प्लीज बच्चों मेरी बात सुने ध्यान से, तो इलोंगेशन अचानक से चेंज नहीं होगा, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट पूछा है, तो जैसे ही इसको काटेंगे इसमें टेंशन हो जाएगी 0, ये फोर्स गायब हो गया, तो फोर्स mg हो गया इस पे, खाली mg इक्वल टू ma से इसका एक्सेलरेशन तो g आएगा, खाली mg लग रहा है, mg इक्वल टू ma से एक्सेलरेशन g आएगा, और इस पे क्या हो गया फोर्स 4mg और 3mg, तो 4mg माइनस 3mg क्या हो जाएगा mg, इस पे ऊपर को फोर्स हो गया बराबर 3m इंटू a, और a आ गया g/3, इस पे जो फोर्स हो गया वो 4mg माइनस 3mg, वो mg हो जाएगा, 4mg माइनस 3mg वो mg हो जाएगा, mg इक्वल टू 3ma से आ जाएगा a इक्वल टू g/3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डेविएशन 0 करना चाहते हैं, तो डेविएशन 0 करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, कैसे 0 होगा,
एक प्रिज्म का जो एंगल है वो 10 डिग्री है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 है, दूसरे का 1.7 है ना। तो बेटा देखिए डेविएशन जो होता है थिन प्रिज्म का वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। क्या होता है बोलेंगे साथ साथ में, म्यू माइनस 1 इंटू ए, मार्क कर दीजिए भैया। तो डेविएशन जो होता है थिन प्रिज्म का, जो डेविएशन होता है थिन प्रिज्म का वो क्या होता है बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, अब अगर डेविएशन होता है प्यारे बच्चों म्यू माइनस 1 इंटू ए, टोटल डेविएशन 0 चाहते हैं तो दूसरे को उल्टा मुंह करके लगाना पड़ेगा। तो म्यू 1 माइनस 1 a1, जितना ये इधर को बेंड करे उतना ही वो उधर को करे, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 a2। पूछा क्या है, दूसरे प्रिज्म का मेरे को एंगल पूछा है। पहले प्रिज्म का एंगल 10 है और म्यू 1.42 है, तो 1.42 माइनस 1 हो जाएगा 0.42। दूसरे प्रिज्म का म्यू है 1.7 माइनस 1.7 हो जाएगा इंटू a2। खत्म। कैसे करेंगे बेटा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 4.2, 10 से एक और इधर उधर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 42। तो 7 6 42, 6 डिग्री इज दी a2। तो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या आ गया बेटा, 6 डिग्री। कैसे करा बेटा, बेटा दो प्रिज्म का नेट डेविएशन 0 कर रहे हैं तो एक जितना इधर को बेंड करेगा दूसरा उतना ही उधर को कर दे, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा 0। म्यू 1 माइनस 1 a1 इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 a2। अगला क्वेश्चन 23, ग्रेविटेशन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे 1 किलोमीटर हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी डेप्थ पे वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। आइए देखते हैं फटाफट से। बेटा हाइट पे होता है जी, एच होता है जी 1 माइनस 2h बाय आर। जब h काफी कम हो तो h बेटा 6400 के कंपैरिजन में काफी कम है, जब r के कंपैरिजन में h काफी कम हो। एक्चुअली तो बेटा वैसे एक्सप्रेशन होता है GME अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। यहाँ पे r को कॉमन लिया जाता है, ये होता है ग्रेविटेशनल फील्ड एट सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। और बाइनोमियल एक्सप्रेशन से बन जाता है ये एक्सप्रेशन। ये हाइट पे होता है और डेप्थ पे होता है, h डेप्थ पे होता है g इंटू, मतलब या तो डेप्थ d बोल देते हैं g1 माइनस डी बाई आर। इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि डेप्थ कितनी है, डेप्थ हर डेप्थ के लिए यही फॉर्मूला वैलिड होता है। चलिए अब करते हैं बेटा इसको। तो बेटा g इंटू 1 माइनस 2h, h इज 1 किलोमीटर, ठीक है, तो 1000 मीटर बाय r इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। तो g गया, फिर 1 भी गया, 1 भी गया, माइनस भी गया, माइनस से प्लस बन गया, r भी गया, r भी गया, तो d आ गया 2000 मीटर। और आई कैन से इट इज 2000 मीटर और 2 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन 3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। बेटा बहुत ही सिंपल चीज थी। यूज क्या होता है बेटा, हाइट पे क्या होता है g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, और डेप्थ पे क्या होता है g इंटू 1 माइनस डी बाय आर, है ना। तो g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाय आर के बराबर करेंगे तो d क्या आ जाएगा 2h व्हेन h इज वेरी स्मॉल। हमेशा एप्लीकेबल नहीं है ये g1 माइनस 2h बाय आर, बेटा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से आता है। अगर यही ये कह देते कि 500 किलोमीटर की हाइट पे जो है वही किस डेप्थ पे होगा तो बेटा आपको ये यूज करना पड़ता है GME अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। पर मैं नीट से एक्सपेक्टेशन यही रखता हूं कि h की वैल्यू हमेशा कम होगी ताकि कैलकुलेशन से बचा के ही क्वेश्चन देंगे आपको, है ना, क्योंकि 45 क्वेश्चंस करने होते हैं 1 घंटे में, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस तो देना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर कह रहे हैं ज्यादा अच्छा डिवाइस है इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। बेटा क्यों बेटर होता है, क्योंकि वो कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है सर्किट से, वो एक्चुअल रीड कर पाता है। बाकी सब चीजें जो होती हैं बेटा, जो वोल्टमीटर होता है वो बेटा बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस रीड करेगा, तो वो E माइनस IR रीड करेगा इंस्टेड ऑफ E। जबकि पोटेंशियोमीटर में कोई करंट नहीं जाता है तो वो काफी एग्जैक्ट रीडिंग देगा, ठीक है। तो बेटा क्यों बेटर डिवाइस है, बिकॉज कंडीशन ऑफ नो करंट फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं आता, जबकि दूसरे केस में गैल्वेनोमीटर में करंट आता है, तो वो E माइनस IR मेजर करता है। बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज नॉट E। इफ करंट I इज फ्लोइंग तो वो E माइनस IR रीड करेगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 है जहां पर मेरे से पावर पूछी है। पावर क्या निकल के आ रही है, पावर आ रही है सिग्मा AT की पावर 4
4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4। अब कह रहे हैं रेडियस को हाफ कर दिए, टेम्परेचर को डबल कर दिए, पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। सिग्मा ए टी की पावर 4 होती है पावर, है ना। ब्लैक बॉडी क्या रखी है बेटा, मेरे को कह रहे हैं ब्लैक बॉडी है, रेडियस को हाफ किया, टेम्परेचर को डबल किया। रेडियस को हाफ करने से 1/4 आएगा, रेडियस को हाफ करने से p के बदले p/4 होगा, लेकिन टेम्परेचर को डबल करने से 2 की पावर 4 टाइम्स भी होगा। तो बेटा ये हो गया 16/4 4p हो जाएगी पावर क्या हो जाएगी 4p। पहले है 450, 450 इंटू 4 क्या हो जाएगा, मतलब डबल का डबल, 450 का डबल 900, 900 का डबल 1800। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, काफी सिंपल है बेटा। सिग्मा ए टी की पावर 4 होती है पावर, है ना। आर को हाफ किया है, टी को डबल किया है, आर को हाफ करने से 1/4 आएगा, टेम्परेचर को डबल करने से 16 आएगा, 16/4 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं पहले बेटा। जीरो टाइम पे पूछ रहे हैं द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, ये देखते हैं। पहले एक बार सर्किट बना लेते हैं फटाक से। ये रहा सर्किट आपके सामने, ये रहा बैटरी है, अभी स्विच ओपन है। बेटा बस यूज क्या करना होता है, इंडक्टर बिहेव्स एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एट जीरो टाइम एंड कैपेसिटर बिहेव्स एज जीरो रेजिस्टेंस एट जीरो टाइम। तो इस ब्रांच में करंट जाएगा ही नहीं, हटा दो। इस ब्रांच में करंट जाएगा नहीं, हटा दो। जैसे ही ऑन करेंगे और ये बन जाएगा जीरो रेजिस्टेंस, है ना। तो बेटा इसमें करंट आएगा E/R और इसमें भी E/R, तो 2E/R करंट हो जाएगा। और E दे रखा है क्वेश्चन में बेटा करंट टोटल बेटा जो बैटरी से फ्लो करेगा दैट विल बी 2E/R, क्योंकि इसमें भी E/R आएगा और इसमें भी E/R। इसमें तो जाना नहीं, तो इनको हटा सकते हैं। जो चीजें बेकार है उसको रख के क्या करेंगे, इंडक्टर में तो करंट जाना नहीं, हटाओ, ये बेकार पोर्शन है हमारा। और कैपेसिटर विल बिहेव एज जीरो रेजिस्टेंस एट जीरो टाइम, तो 2E/R। E दे रखा है मेरे को कितना क्वेश्चन में, E दे रखा है 18, तो 2 इंटू 18 36/R, R दे रखा है 9, ये दोनों 9 ओम है, तो 36/9 क्या है 4 एम्पियर। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था एक्चुअल पेपर में, है ना। और ये बोनस क्वेश्चन था एक्चुअली, 2017 का ये एक बोनस क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बेटा, रेडिएक्टिव मटेरियल है ए और बी, दो मटेरियल्स हैं और कह रहे हैं दोनों का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है इनिशियली वो बराबर है। किस टाइम पे NB/Na 1/E हो जाएगा। NB/Na आई वॉन्ट इट टू बी इक्वल टू 1/E। डीके कांस्टेंट जो B का है वो लैम्डा है और A का जो है वो 8 लैम्डा है। और NB/Na हम चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा हूं मैं, फिर बता दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 27 मेरे को कह रहे हैं NB/Na 1/E चाहिए। आइए देखते हैं भैया NB/Na 1/E कैसे मिल सकता है। NB/Na आई वॉन्ट दिस टू बी इक्वल टू 1/E। NB हो जाएगा N0, B का लैम्डा है, E की पावर माइनस लैम्डा टी। इनिशियली दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बराबर थे। N0 E की पावर A का दे रखा है 8 लैम्डा, यहां से क्या जाएगा E की पावर 7 लैम्डा टी इज इक्वल टू E की पावर 1, ओ सॉरी 7 लैम्डा टी। यार ये कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे हिसाब से बेटा। N0 को काटना बहुत मुश्किल है, व्हेन बेस आर सेम पार्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड, है ना। तो E की पावर 7 लैम्डा टी, 7 लैम्डा टी हो जाएगा 1, तो T क्या आ जाएगा 1/7 लैम्डा। बस बेटा यूज ये करना था, N इक्वल टू N0 E की पावर माइनस लैम्डा टी, N इक्वल टू N0 E की पावर माइनस लैम्डा टी। तो NB/Na चाहिए 1/E, NB को पुट किया N0 E की पावर माइनस लैम्डा टी, Na को पुट किया N0 E की पावर माइनस 8 लैम्डा टी, क्योंकि इसका डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा कह रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, आइए 27 के बाद चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, ये 4 तरीके के आपको बेटा यहाँ पर फिगर्स दिखा रखे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल A से B पे जाएगा, चार्ज पार्टिकल अगर A से B पे जाएगा, इन ऑल केसेस वर्क डन इज सेम। बेटा A से B पे अगर चार्ज पार्टिकल जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A टू B, है ना। तो बेटा वैसे तो मेरे को मतलब मूव्ड, क्योंकि अब चार्ज पार्टिकल तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता नहीं, और वर्क डन भी किसका है ये भी पता नहीं। तो मतलब थोड़ा सा तो ये गलत बात है, क्वेश्चन कहना चाहिए था, क्योंकि वर्क डन तो हम कितना भी कर सकते हैं। अगर बेटा मेरे को मान लो कि अगर मेरी क्लास चल रही है और कोई एक बच्चा शैतानी कर रहा है ना, मान लो आप ही हो जो आप देख रहे हैं। अब बेटा अगर आपको क्लास से बाहर निकालना है तो 2 तरीके निकालने के, एक प्यार से आपको उठाएं, आपको क्लास के बाहर खड़ा करें और दरवाजा बंद कर दें, और दरवाजा बंद कर दें। ठीक है, दूसरा है
मारते पीटते लेके जाए और जोर से क्लास के बाहर ले जाके लात मारे और आपको धरती माता से भी ऊपर पहुंचा दे, चंदा मामा के पास पहुंचा दे। तो बेटा वर्क तो कितना भी किया जा सकता है। तो बेटा हमको बात करनी चाहिए मिनिमम वर्क। किसकी बात करनी चाहिए? मिनिमम वर्क की बात, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सब में बराबर है, 10 से 40 हो रही है 1 चार्ज की। क्यू डेल्टा वी होता है मिनिमम वर्क जो करना पड़ेगा। तो हाँ मतलब ये ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कहूंगा कि जो वर्क होगा वो मैं समझ सकता हूँ कि फिर वो यही कहना चाह रहे, क्योंकि बेटा वर्क डन अगर करना है, एक पार्टिकल को यहां से यहां लेके जाना है, दूसरे पार्टिकल को यहां से, हाइट तो सेम जा रही है, कोई पूछे वर्क क्या हुआ? mgh जरूरी थोड़ी ना भाई, मैं हो सकता है मैं तेज लेके जाऊं, एक के केस में वेलोसिटी मिल जाए और दूसरे के केस में आहिस्ता आहिस्ता लेके जाऊं, वेलोसिटी ना मिले। तो एक में खाली ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया और एक में काइनेटिक एनर्जी भी दे दी साथ में। तो इसका मतलब क्या, वर्क तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम वर्क विल बी सेम, क्योंकि सब में इंक्रीज इन पोटेंशियल सेम आ रहा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सब में सेम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेटा बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। कह रहे 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं ग्रेविटी फ्री स्पेस में, उनका स्पेसशिप से कॉन्टैक्ट लूज हो गया। ऐसे बांगड़ बिल्लू बाहर करके आ रहे हैं। चलो अब लूज हो गया तो हो गया। अब कह रहे जब कॉन्टैक्ट लूज हो गया तो क्या हुआ, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे होगा, तो ये भैया डर लगेगा और क्या होगा, है ना। लेकिन कह रहे हैं कि भैया मूव टुवर्ड्स ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। अरे भैया दोनों के बीच में एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही है, कोई भी दो मासिव बॉडीज होंगी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, है ना। धरती माता पे हमको फील नहीं होता है क्योंकि हमारे बीच में फोर्स कम होता है इंसानों के बीच में, है ना, लेकिन धरती माता का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इस कंपैरिजन में हमको वो फील नहीं होता है। लेकिन अगर दो बॉडीज होंगी ग्रेविटी फ्री स्पेस में तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अट्रैक्ट तो वैसे धरती पे भी करती है ना, हो जाते हैं अट्रैक्टेड, पढ़ाई चौपट हो जाती है फिर अपने लोगों की। ठीक है बच्चों, समझ में आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है? आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। अगला x कोऑर्डिनेट दे रखा है 5t माइनस 2t स्क्वायर, ये है क्वेश्चन नंबर 30। और दूसरा y कोऑर्डिनेट दे रखा है 10t। पूछ रहे एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का। अरे भाई y डायरेक्शन तो जीरो, क्यों? vy क्या आएगा dy बाई dt 10 कांस्टेंट, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन क्या आएगा 0, vx क्या आएगा dx बाई dt 5 माइनस 10t, और ax क्या आएगा dvx बाई dt माइनस 10। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ax क्या आ जाएगा माइनस 10। तो एक्सेलरेशन जो है वो x डायरेक्शन में है और वो भी कितना आ रहा है 10। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने ये? ओह आई एम सॉरी गड़बड़ हो गई भाई, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 माइनस 4t आ रहा है यार। अरे यार ये 4t 2t स्क्वायर का डिफरेंशियल कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा 4t, क्या आएगा 4t, क्या आएगा 4t, दिख गया। अब ax क्या आएगा माइनस 4 आ रहा है बेटा, सॉरी पता नहीं क्यों 10 लिख दिया था, वो दिमाग कहीं और चला गया, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, बहुत शानदार। कह रहे हैं पत्थर है, क्या है पत्थर, पत्थर ऐसे घूम रहे, कैसे घूम रहे, समझ में आ रहा है। अब कह रहे बेटा हॉरिजॉन्टल टेबल है, नेट फोर्स उस पे क्या लग रहा होगा, टेंशन प्लस mv स्क्वायर ओवर आर। अरे भैया जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ को होता है वो mv स्क्वायर ओवर आर होता है, ये बात सही है। लेकिन अब या तो टेंशन को नेट फोर्स या mv स्क्वायर ओवर आर को, ये तो बकवास है, t प्लस mv स्क्वायर ओवर आर। और जो जीरो कह रहे वो तो बांगड़ बिल्लू है भैया। अगर एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो जीरो फोर्स चाहिए। आप मतलब आप आपका छोटा भाई बहन हो या मतलब चाचा का बच्चा हो या किसी का, उसको पकड़ना हाथ से पकड़ घुमाना सर्कुलर मोशन में, है ना, तो जीरो फोर्स लगाते थोड़ी ना, आपको पकड़ के रखना पड़ता है भैया। अगर हाथ छोड़ोगे तो वो सर्कुलर मोशन में थोड़ी ना घूमेगा, फिर आपकी मम्मी आपको मारेंगी, ठीक है, तो ऐसा करे नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे एम्पलीट्यूड है 3 और जब पार्टिकल है 2 सेंटीमीटर पे, SHM का सिंपल सस्ता क्वेश्चन। आइए करते हैं सस्ता क्वेश्चन। सस्ता क्वेश्चन इन नीड इज अ सस्ता क्वेश्चन इन नीड। ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होती है रफ्तार किसी भी x पे, और कह रहे हैं वहां पर 2 सेंटीमीटर पे जो रफ्तार है वही एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर x और वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ओमेगा ओमेगा कट गए, एक ओमेगा बचा, वो आगे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x। अब ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है 2, तो 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 5 अंडर रूट 5 बाय 2, ये ओमेगा आ गया। और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, बोलो आया। यहाँ से टाइम पीरियड क्या आएगा 4 पाई बाय रूट 5, 4 पाई बाय रूट 5 टाइम पीरियड ही पूछा था। अरे यार ये भी बिल्कुल ना मतलब कन्वेंशनल क्वेश्चन है। आप कोई भी किताब उठाएं, 2017 का पेपर है, उससे पहले की कोई भी एडिशन उठा लें,
बेटा ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि मतलब किसी एक्स पे जो स्पीड है वही मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, तो बताओ एक्स मतलब टाइम पीरियड कितना है। तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्पीड क्या होती है किसी एक्स पे, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्चुअली तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्चुअली तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पहले मिटाते हैं। अरे क्या यूज किया पिछले क्वेश्चन में, क्या यूज किया था, अरे भैया नेट फोर्स टी लिखोगे या एम बी स्क्वायर ओवर एल। अब टी प्लस एम बी स्क्वायर ओवर एल का मतलब थोड़ी ना होता है, अरे भैया जो नेट फोर्स होता है सेंटर की तरफ वो एम बी स्क्वायर ओवर आर होता है, ठीक है। तो या तो टी बोलो या एम बी स्क्वायर ओवर एल। आया आया सर, बहुत शानदार। और नहीं आया तो सर्कुलर मोशन का बेटा दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है बड़े आराम से, है ना बेटा। जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स होता है वो एम बी स्क्वायर ओवर आर होता है। अगर एम मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस पे जा रही है तो सेंटर की तरफ को नेट फोर्स इज एम बी स्क्वायर ओवर आर। ये देखो भैया पोलराइड है ना, अपनी राइटिंग थोड़ी सी खराब है पर मान लो पोलराइड है, ये एक्सिस और यहां से अनपोलराइज लाइट आ रही है, इंटेंसिटी आई नॉट, तो क्या बचेगी अब आई नॉट बाई 2। फिर कह रहे हैं अगला जो पोलराइड है वो 45 डिग्री पे एक्सिस है, उससे उसकी जो पास एक्सिस है इससे 45 डिग्री एंगल पे। तो अब यहां पे क्या आएगी इंटेंसिटी, I इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव, मालूम है ना बेटा। अगर जो पास होगी इंटेंसिटी वो क्या होगी, जो फॉल करेगी उस पर आई नॉट बोल देते हैं उसको, ऐसे हम कॉस स्क्वायर फाइव, मैलस लॉ। अब ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बोल दो, फाइव बोल दो यार, है ना क्या फर्क पड़ता है ना। तो आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, यहाँ पे क्या जाएगी आई नॉट, सॉरी आई नॉट बाई 2 तो थी इंसिडेंट आई नॉट बाई 2, ये हो गई आई नॉट बाई 2। कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 क्या होगा 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2। अगली उससे भी 45 डिग्री पे, तो इससे भी 45 डिग्री पे, तो एक और कॉस स्क्वायर 45 और आ जाएगा, तो वो क्या रहेगा हाफ एक और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगी आई नॉट बाई 8, आई नॉट बाई 8 भैया, आई नॉट बाई 8, इधर से आई नॉट बाई 2 हो गई, फिर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 हो गई, फिर आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45 इंटू कॉस स्क्वायर 45 हो गए। आया सर, बहुत शानदार। ये तो बेटा हमारी क्लास के क्वेश्चंस होते हैं, इससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हालांकि हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये मेंस का कई बार आया क्वेश्चन, ये भी बुक्स में लगातार मिलने वाला क्वेश्चन है, हालांकि ये अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, लेकिन ये हर एक बुक का क्वेश्चन होता है, हर एक बुक में ये क्वेश्चन जरूर होता है भैया। कोई भी किताब उठा लें आप, है ना 2010 की उठा लें, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा ही मिलेगा। ये मेंस में भी आ रखा है पहले, तो मेंस के क्वेश्चन तो रिपीट होना बेटा नीट में मतलब वो नॉर्मल बात है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस बताना है, प्रेशर पी अप्लाई कर रहे हैं एक सॉलिड स्फीयर पे। बड़ी अच्छी बात है, ये सॉलिड स्फीयर है, प्रेशर पी अप्लाई किया। बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर अपॉन इंक्रीज इन प्रेशर, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाई वी, और साथ में नेगेटिव लगा देते हैं, हालांकि उससे मेरे को मतलब नहीं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ही लेने वाला हूं। अब डीवी बाई वी की वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा, वी होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लॉग ले ले, ln v क्या हो जाएगा ln 4/3 पाई प्लस 3 ln r, d ले लीजिए, dv 1/v dv इज इक्वल टू 3/r dr, 3dr बाय r आ जाएगा, ये क्या देगा 3dr बाय r, तो p अपॉन 3 dr बाय r। बेटा ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी आनी चाहिए, लॉग डिफरेंशियल आंखें बंद करके भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो dr बाय r फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस कितना रहा p/3b, प्लस माइनस होता तो माइनस लेता, क्यों, क्योंकि रेडियस डिक्रीज करेगा, पर प्लस माइनस तो है नहीं, मैग्नीट्यूड ही भाई। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस पूछा, अच्छा पूछा ही डिक्रीज, फ्रैक्शनल चेंज नहीं पूछा, फ्रैक्शनल डिक्रीज पूछा, तो डिक्रीज वर्ड जोड़ दिए तो फिर तो मैग्नीट्यूड ही बताना है। आपके नंबर पिछले पेपर से कितने कम आए, अरे पहले 100 आए थे अब 90 है, तो 10 ही कम आए ना, -10 थोड़ी ना बोलेंगे, बिल्कुल सही बात भैया। चेंज इन मार्क्स कितना है, तो इस बार के मार्क्स माइनस पिछली बार के मार्क्स, फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं चेंज। आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, ईएम वेव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 इज क्वेश्चन फ्रॉम योर फेवरेट चैप्टर ईएम वेव, क्योंकि सबसे सिंपल सस्ते टिकाऊ क्वेश्चन होते हैं भैया। आरएमएस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, ई बाय बी जो होता है बेटा, ई आर बाय बी आर होता है सी, तो बी आर कितना आ गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वो पूछी है, ओ सॉरी पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, तो ई बाय बी सी होता है। अगर ई नॉट बाय बी नॉट लोगे तो सी, मतलब पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
रूट मीन स्क्वायर लोगे तो नीचे भी रूट मीन स्क्वायर, तो बी आर क्या आएगा 6/3 इंटू 10 की पावर 8, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -8। ये तो बी आर एम एस है, इसको हम कह सकते हैं बी नॉट बाई रूट 2, तो 2√2 इंटू 10 की पावर -8। क्या कर रहा है भाई, तो 2√2 क्या है 1.4 इंटू 2 2.8 इंटू 10 की पावर -8, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 36 रोटेशन का बहुत सस्ता क्वेश्चन है ना। इनको यहाँ पे क्वेश्चन में फोटो जरूर देनी चाहिए थी, फोटो नहीं दी है और उतना मेंशन नहीं था कि जिससे समझ पाए कि कंडीशन चल क्या रही है ना। इनको यहाँ पे फोटो देनी चाहिए थी क्वेश्चन में, या तो 36 में, या मतलब मेंशन करना चाहिए था कि जो सिलेंडर है वो एक्सिस के अबाउट ही घूम सकता है, रूलिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि बच्चों को, काफी सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया होता है, रूलिंग वाला भी एक्सिस वाला भी, अब पता ही नहीं भैया किसके अबाउट घूमना है, तो कैसे करें। लगाना तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा है, पूछा क्वेश्चन में अल्फा है, फोर्स लग रहा है ना, रेडियस गिवन है, मास गिवन है, लेकिन बेटा मेरे को ये पता ही नहीं किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। A rope is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg, ठीक है भैया, and radius 40 cm. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? कौन सी कंडीशन में, अगर वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे तो अलग बात होगी, अगर वो इसके अबाउट घूम सकता है तो अलग बात होगी। इस केस में क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर दे रखा था, एफ आर इज इक्वल टू, हॉलो सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर एल्फा है ना, तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये बोनस होना चाहिए था एक्चुअली। एल्फा क्या रहा है, एफ बाई एम आर, एम आर एफ कितना है 30, एम कितना है 3, आर कितना है 0.4, 4/100 कर दें क्योंकि 40 सेंटीमीटर है ना, 0.4, 4/10 कर देते हैं, 3 इन द 100/4 25, एल्फा आया 25 है ना, और 25 से 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरा 0.25 है। हाँ फिर से बोनस की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि अगर इसके अबाउट कोई बच्चा करेगा तो क्या कहेगा F इंटू 2R, अरे नहीं तो भी तो सेम ही आ रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जाएगा 2mr स्क्वायर एल्फा। अच्छा तो भी अल्फा F बाय एम आर ही आ रहा है, अच्छा 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 अच्छा, पर ये बाई चांस सेम आ गया, क्वेश्चन में मेंशन तो होना चाहिए था, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मी। क्वेश्चन नंबर 37, अरे यार ये क्वेश्चन तो बेटा मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, ये एफएसटी में भी आ चुका है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है ना, या हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। बेटा एक डिस्क है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दूसरी डिस्क का भी आई है, एक को दूसरे के साथ टच करा दिया, दोनों की एक्सिस को मिला दिया, एक ω1 से घूम रही थी, दूसरी ω2 से घूम रही थी, है ना, ये इसके ऊपर रख दी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1, इसकी ω2, अब पता नहीं ज्यादा कौन सा बड़ा कौन सा है। अब बस जब टच करेंगे तो होगा क्या, मान लो ω1 ω2 से ज्यादा, तो उसको खींचेगा आगे को, वो क्या करेगा उसको खींचेगा आगे, वो फ्रिक्शन लगाएगा। पर दोनों को अगर सिस्टम ले लो तो बेटा ये जो फोर्स हो जाएगा बीच में वो इंटरनल है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो I ω1 प्लस I ω2 इज इक्वल्स टू 2I इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश के आगे ω1 प्लस ω2/2, ω1 प्लस ω2/2, ठीक है। अब इसके बाद कह रहे लॉस इन एनर्जी, मतलब बेसिकली थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन का पूछ रहे कितना प्रोड्यूस होगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ω1 स्क्वायर प्लस हाफ I ω2 स्क्वायर माइनस हाफ 2I ω1 प्लस ω2/2 का होल स्क्वायर। ये पहले थी हाफ I ω1 स्क्वायर एक की, ये दूसरे की, और फाइनली क्या हो गया हाफ 2I, दोनों के दोनों इकट्ठे चलने लग गए ना। अब ω1 प्लस ω2/2 से हाफ I ओमेगा डैश स्क्वायर, खत्म, पुट कर दिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा 1/4 I ω1 माइनस ω2/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर मेरा वो एफएसटी का सॉल्यूशन अगर आप देख लेंगे जिसमें मैंने बताया, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था। बेटा देखो यहाँ पर जो इक्वेशन लग रही है, मैं कह रहा हूँ I1 ω1 प्लस I, मान लो अलग अलग होते मोमेंट ऑफ एनर्जी, तो I1 प्लस I2 ओमेगा आता, ठीक है। और फिर लॉस इन, अभी हमने क्वेश्चन किया था, एक कैपेसिटर चार्ज था C1V1 प्लस C2V2, और वहां पर हमने कहा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप देखिए
कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्वेश्चन में। फिर वहां पे लॉस इन एनर्जी क्या लिखा था, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V की वैल्यू यहां से चुराई थी। अब यहां पे क्या है, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा डैश स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा इसमें अगर आंसर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो क्या आएगा, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। इसीलिए क्वेश्चन आया था क्योंकि बेटा ये एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल पैरेलल एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन बेटा बिल्कुल पैरेलल एक्सप्रेशन है जो कि बच्चों को आराम से याद रहता है, बच्चों को दिमाग में क्लिक कर जाता है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। सारे के सारे एक्सप्रेशन, एक में C1v1 प्लस C2v2 इक्वल टू C1 प्लस C2v, एक में M1v1 प्लस M2v2 इक्वल टू M1 प्लस M2v, एक में I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 प्लस इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। एक में है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एक में है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक में है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फिर एक में है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, बाकी दो में है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशंस बिल्कुल पैरेलल आते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर में आता है वो आता है हाफ I1 I2 और हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। आप चाहे तो नोट कर लीजिए, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आता है हाफ I1 I2 अपॉन हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। फिर बोल रहा हूं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दो ऑब्जेक्ट चिपक गए, हाफ M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जब दो चीजें घूमती हुई को हमने मतलब ओवरलैप करा दिया तो क्या आएगा, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्रॉम द सिल्वर सरफेस, है ना। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है मेरे को, है ना, और मेरे को ये भी दे रखी, क्या नाम है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी दे रखी है और वेवलेंथ जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट वेवलेंथ भी दे रखी है। प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये वैसे तो मतलब ये भी बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। बेकार क्यों है, क्योंकि रीजन यहाँ पर यह आ रहा है बेकार का कि मतलब कौन सी वेलोसिटी तो बेटा बहुत सारी होती है। एक इलेक्ट्रॉन को फोटोन टकराया, वो दो कोलिजन करके बाहर निकला, है ना, वो गया और फिर टकरा के बाहर आया। एक तीन कोलिजन करके निकला, तो वेलोसिटीज जो होती है बेटा बहुत सारी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी जो आती है बेटा मैक्सिमम वो आती है h न्यू, जो हमने सप्लाई करी एनर्जी -5 कि जस्ट मिनिमम जो एनर्जी खर्चा है, पर इससे ज्यादा भी आ सकता है, 0 से लेके k मैक्स तक होती है। हम समझ सकते हैं, हालांकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो करने का तरीका क्या होगा, hc बाय लैम्डा, ये एनर्जी लगाई hc बाय लैम्डा नॉट। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन कहेगा तो गलत है। क्वेश्चन पेपर में कैसे सोचेंगे, अगर वेलोसिटी पूछिए तो वो मैक्सिमम, और कोई तो आप निकाल भी नहीं सकते। hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट, ये आ गया, है ना। ये एनर्जी दी, इतनी कटौती हुई, बाहर निकालने में खर्च हो गया, बराबर हाफ mv स्क्वायर कर दीजिए, और यहां से आपको v निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, v निकालना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39 पे, है ना। अब पिछले क्वेश्चन में अगर आप सोच रहे हैं हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करूं, आप जैसा मैंने आपको सिखाया है बेटा, आप एक बार मन लगा के पेपर पेन पे चालू हो जाइए, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उतना आराम नहीं, लेकिन मतलब अगर आप लिखते जाएंगे, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बेटा एक कॉइल को हमको ना 180 डिग्री से रोटेट करना है। ये भी क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा इनिशियली कॉइल कहां पे। अरे भैया अगर 180 डिग्री से रोटेट करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बेटा इनिशियली कहां पे, इस पे डिपेंडेंट है ना। और मिनिमम वर्क जोड़ा, वर्ड मिनिमम वर्क भी नहीं जोड़ा है, क्योंकि वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं, है ना। हालांकि इतनी बातों के लिए तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हो गया, सेम गलती आ रही 2017 में। ठीक है, हालांकि आप ऐसा ना सोचे कि अगर तब अगर गलतियां आई थी तो आज के पेपर में भी आएंगे, ये जरूरी नहीं है ना। तो बेटा अगर नहीं दिया तो फिर मैं ये मान लेता हूं अभी इक्विलिब्रियम में, और फिर 180 से रोटेट करना है। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -m.b। ठीक है, तो पहले इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो -NIAB cos 0 ये हो गई, ये इनिशियल हो गई। और फाइनल क्या हो जाएगी बेटा, 180 डिग्री से रोटेट करना है, -NIAB cos 180, ये तो इनिशियल है, सॉरी। फाइनल क्या हो जाएगी, NIAB, क्योंकि cos 180 आएगा -1, एक माइनस और है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस,
UF माइनस UI, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 2NIAB, 2NIAB कह दो आया, ठीक है, 2NIAB, N गिवन है, I गिवन है, A गिवन है, B गिवन है, कर लेंगे सर, क्या हम करें, कर लेंगे ना भाई लोग, 2NIAB करना है। अगला, इसमें तो कैलकुलेशन भी आसान है, इसमें तो आप परेशान भी नहीं होंगे। कह रहे हैं लास्ट लाइन ऑफ बामर और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन की वेवलेंथ का रेशियो बताएं। ठीक है भैया, लास्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब इन्फिनिटी से 2 पे आया और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब इन्फिनिटी से 1 पे आया। लाइमन होता है 1 पे आता है फाइनली इलेक्ट्रॉन, है ना, डी एक्साइट होके। बामर क्या होता है 2 पे आता है। पास्टन क्या होता है जब 3 पे आता है, ब्रैकेट 4, फंड 5, हम्फ्री 6। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, पहले बनाते हैं जगह। चलिए भाई, किस क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ बामर, तो 1 बाय लेमडा बामर, लास्ट लाइन की बात करूं, आर 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फानाइट स्क्वायर। बेटा वैसे तो होता है 1 बाय लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, Z1 है। लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट फंड, सबसे अगर कोई मेंशन ना करे तो केवल हाइड्रोजन के लिए, अगर कोई हीलियम के लिए कहेगा तो फिर क्या है, करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ लाइमन इन हीलियम, ये हो गया 0, है ना। 1 बाय लेमडा लाइमन, उसमें क्या आर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फानाइट स्क्वायर 0। अब पूछा कि लेमडा बामर अपॉन लेमडा लाइमन, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर, लेमडा बामर अपॉन लेमडा लाइमन पूछा है, तो दिस अपॉन दिस करना, 1 अपॉन लेमडा लाइमन अपॉन 1 अपॉन लेमडा बामर, क्योंकि ये बन जाएगा लेमडा बामर अपॉन लेमडा लाइमन, तो क्या बन जाएगा आर अपॉन आर बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा आंसर 4, विच इज ऑप्शन 2। बहुत ही सिंपल है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का मतलब क्लियर हो जाना चाहिए क्या होता है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया। कह रहे कार्नोट इंजन है ना, और उसको रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करना है, उसी साइकिल को किसकी तरह यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की तरह। किसकी तरह, रेफ्रिजरेटर। आज की डेट में हालांकि जरूरत नहीं, ठंडा हुआ पड़ा मौसम भैया। ठीक है, चलो करते हैं यूज, कह रहे हैं भैया तो करेंगे यूज, भैया करना ही पड़ता है बाबूजी, क्या करें बाबूजी। अब बेटा जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 1 माइनस T2 बाई T1, जो कि मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है 1 बाई 10, तो यहां से क्या आ गया T2 बाई T1 इक्वल टू 9 बाई 10, तो T2 को 9 इंटू टी कह देते हैं और इसको 10 इंटू टी कह देते हैं, चलेगा, T2 और T1। तो ये सिंक टेम्परेचर जो है वो 90 है और वो 10T है। अब मेरे पास ये है रेफ्रिजरेटर, यहां से बेटा रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हीट उठाता है, मैं आपको याद दिला देता हूं, ये लोअर टेम्परेचर से हीट उठाता है, फिर हम उस पर कुछ वर्क करते हैं और हायर टेम्परेचर पे वो फेंकता है। हीट पंप होता है ना, उठाने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ता है ना। यहां से हमने हीट उठाई और यहां पे हमने पटकी T1 टेम्परेचर पे, तो Q उठाई कितनी, Q रिजेक्टेड और Q एब्जॉर्ब्ड, तो Q एब्जॉर्ब्ड क्या होती है, लोअर टेम्परेचर क्या एब्जॉर्ब करता है, T2 डेल्टा S, ठीक है, और Q एब्जॉर्ब्ड इतनी आई, Q2 आई, W वर्क किया और Q1 निकल गई, Q2 आई, इसको Q2 भी कह सकते हैं, जो उठाई, जो एब्जॉर्ब करी रेफ्रिजरेटर में से हमने एनर्जी निकाली बाहर, तो Q2 हो गया T2 डेल्टा S, Q2 आई, W वर्क किया और Q1 बाहर निकल गई, तो W क्या रहा है, Q1 माइनस Q2, T1 माइनस T2 डेल्टा S, और Q1 क्या है, T1 डेल्टा S। जब इतनी एनर्जी हम बाहर फेंकेंगे तो इतनी उठाएंगे और इतना वर्क करेंगे। पूछा क्या क्वेश्चन में, कह रहे हैं इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10, सिस्टम पे वर्क 10 है तो इसकी वैल्यू 10 है। अब बेटा T1 T2 की वैल्यू क्या क्या है, 10T और 90, तो वर्क डन जो आ जाएगा वो 10T माइनस 90 डेल्टा एस, दैट इज T डेल्टा एस आ गया। तो कह रहे हैं उस कंडीशन में हीट एब्जॉर्ब कितनी है, हीट एब्जॉर्ब क्या है, T2 डेल्टा एस, हीट एब्जॉर्ब कितनी है, T2 डेल्टा एस, ये उठाई और ये रिजेक्टेड है, तो हीट एब्जॉर्ब है T2 मतलब 90, T2 मतलब 90 डेल्टा एस, 9 टाइम्स 90, खत्म, नहीं आया। तो याद आपको क्या रखना है बेटा, रेफ्रिजरेटर में कम टेम्परेचर से हीट उठा रहे हैं
ये रेफ्रिजरेटर उस पर वर्क कर रहे हैं और कुछ एनर्जी बाहर फेंक रहे हैं T1 टेम्परेचर पे। तो उठाई कितनी T2 डेल्टा एस, वर्क कितना किया W, बाहर कितनी फेंकी T1 डेल्टा एस। ये उठाई है एब्जॉर्ब्ड, ये रिजेक्टेड और ये वर्क डन। तो वर्क डन T1 माइनस T2 डेल्टा एस, उठाई T2 डेल्टा एस जो कि 90 है इस क्वेश्चन में और ये 10T। खत्म। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, बड़े आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, कोई दिमाग नहीं लगता है, ठीक है। और नहीं आया तो बेटा एक बार दोबारा देख ले, है ना। मतलब ये 10T और ये 90 कैसे बोले थे, एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की गिवन थी 1/10, 1 माइनस T2/T1। तो T2/T1 आया था 9/10, उसको मैंने T2 को मैंने बोल दिया था 90 और T1 को बोल दिया था 10T। बस खल्लास। नेक्स्ट, 2 मोल ऑक्सीजन है, बड़ी अच्छी बात है, ऑक्सीजन तो चाहिए भाई, सांस लेनी है ना। और आर्गन कितनी 4 मोल, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं बताओ इंटरनल एनर्जी कितनी होगी। वाइब्रेशनल मोड नहीं लेने, अरे हमको आते कहाँ है वाइब्रेशनल मोड जो ले लेंगे हम, ठीक है। आइए भैया, तो 2 मोल ऑक्सीजन है तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी F/2 nRT। ऑक्सीजन डायटोमिक मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा F/2 nRT होती है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5/2 और 2 मोल है 2RT प्लस 4 मोल आर्गन। आर्गन क्या है मोनोटॉमिक, F/2, F कितना होता है 3/2, F कितना होता है 3 मोनोटॉमिक, 3/2 इंटू 4RT, ठीक है। 2 2 4, 2 2 कट गए, 5 6 11RT, 11RT भैया 11RT बोलो आया। आया सर। क्वेश्चन नंबर 43 मक्खन क्वेश्चन आपके सामने। आओ करते हैं, पहले इसको मिटवाएंगे फिर करेंगे। चलिए, ये क्या है, एक वायर एक वायर एक वायर, ये क्या कहेगा आ जा, ये क्या कहेगा आ जा, ठीक है। कह रहे हैं बीच वाली वायर पे टोटल फोर्स क्या आएगा, तीनों में करंट आई है, बीच का डिस्टेंस D, बीच का डिस्टेंस D, ठीक है। उधर ही मिटो जाता है ना। चलिए भाई, जितने क्वेश्चन बचे हैं 43 पे आ गए हैं, बने रहेंगे साथ में, थकेंगे नहीं भैया, देख के उठे, नहीं तो जाइए 2 मिनट पानी वानी पीजिए। आ गए, बहुत बढ़िया। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, इस तरह को फोर्स आया F, इधर को भी आएगा F, टोटल क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर है, FF का क्या बन जाएगा √F² प्लस F² F√2, तो म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन 2πd √2 क्या बन जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर अपॉन √2πd, √2πd आया। अरे भाई म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा बीच वाली पे, F√2 F√2 आया ऐसा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44, भैया पानी भरा था, किसी ने तेल डाल दिया उसमें यूट्यूब में, पता नहीं भाई क्या बुड़बकपना कर रहे हैं, कोई बात नहीं, डाल दिया तेल तो डाल दिया, है ना। खाली बैठे थे भैया, आए हरकत पटक दी, बना दिया हमारे लिए सवाल, करेंगे फिर करेंगे भाई, क्या करेंगे बाबूजी, डॉक्टर बनने तो करना ही पड़ेगा, है ना। कह रहे हैं पानी जो है जब ऑयल डाल तो 65 ऊपर चला गया, पहले पानी था, अब पानी इधर 65 अगर ऊपर चला गया तो इधर 65 नीचे भी तो आएगा, पहले यहां था, तो अगर ये 65 mm नीचे गया है तो ये 65 mm ऊपर भी आया है, ठीक है। और कह रहे हैं हमने जो ऑयल डाला है ना, वो ऑयल इतना डाला है कि इससे 10 mm ऊपर जा रहा है, मतलब 75 mm का ऑयल होगा, ये बूंदों बूंदों वाला ऑयल, ये ऑयल है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 65 130, ये 140 हो गया। और क्वेश्चन में फिगर गिवन है बेटा, अगर फिगर दे दी तो क्वेश्चन और आसान हो गया, मतलब नीट चाहता है कि भैया आपको इंटरप्रेट ना करना पड़े, है ना। लंबी भाषा लिखी थी, समझ में आए ना आए, तो इन्होंने साथ में फिगर दे दिया, आसान कर दिया। यही अगर जेई का क्वेश्चन होता तो ऐसा ना होता, मेंस का होता तो ऐसा ना होता, मेंस का होता तो क्वेश्चन होता प्रॉपर्ली और फिगर ना होता, फिगर दे दी तो काम आसान। भैया यहाँ पे अगर बॉटम पे प्रेशर अगर P है और ये अगर H हाइट ले लो तो P माइनस रो जी एच, P माइनस रो जी एच, जहां तक दोनों में सेम लिक्विड होता है वहां तक
हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो अगर यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर बराबर करना है तो यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ऑयल जी 140। अब आपको लगेगा एमएम में क्यों ले लिए, इधर भी वही ले लेंगे ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो वाटर जी 130, खत्म आया। अब रो ऑयल पूछा है, रो वाटर क्या होता है, अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बेटा 1000 ले लेंगे, आंसर किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, इसलिए बेटा रो वाटर को 1000 ले लेते हैं, जी तो कट जाएगा, 13/14 आ गया, खत्म। 1000 से कम आ रहा है, 13/14 1000 से कम, और सारे ऑप्शन ही कम है भाई, कोई बात नहीं। अब देखो भाई कर लेते 1300/14। अब देखो 14, चलो सॉल्व कर लेते। वैसे तो बेटा मैं अगर आपको एक बात कहूँ, अगर आप ध्यान समझो, ये कितना टाइम्स है इसका यार, मतलब आप देखो ध्यान से, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लिख दो 1000, इसको 14 - 1 लिख सकता हूँ, तो 1 - 1/14, अरे 1 - 1/10 होता तो 0.9 बनता, तो 900 आता, लेकिन जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें डिनोमिनेटर और बड़ा है, तो वैल्यू और कम होगी, कम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आंसर ज्यादा आएगा, 900 से ज्यादा आएगा, एक ही ऑप्शन, खत्म। बोलो आया सर, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, नो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो सकता है। अब बी वाला देखो, दो तो सही है ही है, कह रहे या तो ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट है, तो बी ए गलत अगर है तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन 1 तो एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बी पढ़ते हैं, बी स्टेटमेंट के, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, बिल्कुल सही बात बेटा। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर बॉडी को लटका देंगे तो इक्विलिब्रियम में रहती है, सही बात है। कपल कैन प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, नो 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 नो, कपल भैया इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है ना, तो उसके कारण टोटल फोर्स तो 0 रहेगा, टोटल फोर्स इज टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कपल के कारण टोटल फोर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो इसका मतलब ए और सी गलत है। अब ए और सी गलत हैं तो कितने ऑप्शन कैंसिल हट गए, 1 2 3 हट गए। मेरे को चौथी स्टेटमेंट मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, डी क्या है, पक्का है कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। वैसे चौथी स्टेटमेंट है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस द स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज फोर्स। बेटा मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं इसको लोड अपॉन एफर्ट, मतलब अगर कम फोर्स से ज्यादा लोड को हम उठा सकें, कम एफर्ट से ज्यादा को, तो हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, है ना। जैसे अरे ये ना मतलब 10 से पहले तक की बातें हैं, ये अपने लेवल की बातें तो नहीं है, बता देते हैं भैया। यहाँ पे अगर आप एफ फोर्स लगाओगे और इससे अगर कोई चीज उठाना चाह रहे हो, एफ लगाया तो यहाँ पे एफ टेंशन थ्रू रोड सेम, तो एफ कितना हो गया 2f भाई, उठा कितना सकते हैं 2f, लोड लगाया कितना है f, लोड कितना उठा लेंगे 2f, आया समझ। अगर 10 फोर्स लगाया तो 20 उठा सकते हैं उससे, मतलब लोड जो उठा सकते हैं वो 20, एफर्ट कितनी है 10, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। ऐसी बहुत सारी चीज होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है ना, जो आप फ्लूइड में पढ़ते हैं। यहां पे पानी, अब प्रेशर तो सेम होगा, सेम लेवल पे, यहां पर हमने लगाया बहुत थोड़ा सा फोर्स F, लेकिन एरिया A1 है, तो F/A1 जो यहां प्रेशर बढ़ेगा पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग वही यहां बढ़ेगा, और इसका एरिया A2 इंटू A2, लोड कितना उठा सकते हैं इतना। अब अगर A2 A1 से 100 टाइम्स हो तो 100 टाइम्स एफर्ट जो मेरी है वो F है, लोड जो उठा सकता हूं 100 F हो जाएगा। आई होप बेटा मैं समझा पाया आपको, है ना। हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बेटा इन्होंने देखो ऑप्शन भी कैसे दिए, ऑप्शन ये दिए कि जो आपने अभी पढ़ रखा है 11th 12th में, अगर वो याद है तो काम बन जाएगा। बोल लो आया भाई। तो बेटा काम बस अब आपको ये करना है कि मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, लगातार आपके साथ मुलाकात हो रही है, कोशिश करें बेटा इस चीज की रिस्पेक्ट करें, बढ़िया करके मेहनत करें, खूब आगे बढ़े, नीट क्वालिफाई करें, है ना, लाइफ में खूब आगे बढ़े, अपने भाई बहनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए इंस्पिरेशन बने,
माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करें, अपनी ख्वाहिशें पूरी करें, खूब पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल दी बेस्ट।